नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्षेत्रीय व्यंजन, भारत में किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं और भोजन का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है ताकि भोजन लंबे समय तक चल सके। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा भोजन क्या है और भोजन के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भोजन वह पदार्थ है जो मानव शरीर या किसी जंतु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उस शरीर की वृद्धि, विकास, जैविक रखरखाव, जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और भोजन के मुख्य अवयवों की हमने बात की तो बताया कि भोजन के दो मुख्य अवयव कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक हैं। कार्बनिक घटक में देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। इसके अलावा अकार्बनिक में देखा तो जल, खनिज इत्यादि आहारी रेशे देखे हमने कार्बनिक घटक में। आशा करता हूँ वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि भारत के किन किन हिस्सों में किस प्रकार का भोजन किया जाता है। और सीटेट के ईवीएस सेक्शन में 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से हर हाल में मिलेगा। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि भोजन को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है, जिससे कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लंबे समय तक खाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वो ख़राब ना हो इसलिए उन्हें हम इस प्रकार इस तरह से रखते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक चल सकें। तो देखिएगा, आपके सामने सबसे पहला वर्ड है संतुलित आहार, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखिएगा, हमें सिर्फ आहार नहीं लेना है, हमें संतुलित आहार लेना है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली देखा गया है भारत में खासकर छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत हो जाती है। कुपोषण की समस्या से मेरा मतलब है कि वे खाना तो खा रहे हैं, उनका पेट तो भर रहा है, लेकिन खाने में सभी आवश्यक तत्वों को शामिल नहीं कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा हुआ आजकल बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। चाइनीज़ का बड़ा चलन है, मोमोज़, चाउमीन इत्यादि या फास्ट फूड जैसे बर्गर इत्यादि ज़्यादा खाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुपोषण की समस्या न केवल गरीब बालकों में बल्कि अमीर बालकों में भी तेज़ी से दिखाई दे रही है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुपोषण की समस्या भारत में जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग है उसके बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फास्ट फूड इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाता है चूँकि उनके पास पैसे होते हैं। और आपने देखा भी होगा आपके आसपास, आपके हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई मोमोज़ वाला या चाउमीन वाला खड़ा होता है और वहाँ प्रॉपर भीड़ लगी रहती है। जबकि गांव में ये सब चीज़ें इतनी आम नहीं हैं, तो कुपोषण की समस्या शहरों में और उच्च और मध्यम वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए जोर दिया जाता है संतुलित आहार पर। संतुलित आहार वह है जिसमें प्रोटीन भी शामिल हो उचित मात्रा में। आपके शरीर के भार के अनुपात में प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक है। मैं जब आपको कोर बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपके बॉडी वेट के अनुसार कितना प्रोटीन आपको लेना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, संतुलित मात्रा में। विटामिन्स भी हों, सब तरह के विटामिन्स आपको मिलें, मिनरल्स मिलें। तो जब आप इन सभी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इस भोजन को संतुलित आहार कहा जाता है। हमें हमेशा एक सा भोजन करने से बचना चाहिए। आपने देखा होगा नॉर्मली लोग चावल पसंद है तो रोज़ सुबह या शाम या दोनों टाइम वो चावल खाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादातर आइसक्रीम खाते हैं। यानी कि हमें एक प्रकार का भोजन करने से बचना चाहिए। हमें अपने भोजन में हर प्रकार की चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन इत्यादि हमें मिले। हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए। आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां देख कर उनकी नाक मुँह सिकुड़ जाती है। आप सभी को मेरा स्पेशली मैसेज है कि आज आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो कल डॉक्टर की सलाह पे आपको खाने पड़ेंगे। खासकर आप सोचिएगा कि मम्मी आपसे कहें कि लौकी बनी है तो आपका मुंह कैसे बन जाता है। फिर आप देखते हो मैगी आपका सहारा बन जाती है। और इसके अलावा और चीज़ों के सहारे आप अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। इनसे हमें बहुत सारे विटामिन्स, खनिज इत्यादि मिलते हैं। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। वे सभी पोषक पदार्थ जो उचित मात्रा में शामिल हो, ऐसा भोजन आपका संतुलित आहार कहलाता है। हमें एक ही प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। अब देखिएगा, हम बात करते हैं क्षेत्रीय व्यंजन की। हम बात करेंगे रीजनल फूड की, बात करेंगे किस किस क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन पाया जाता है। हम में से सभी कभी ना कभी यात्राएं करते हैं और जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ भोजन में शामिल जो व्यंजन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, सबसे पहली वजह क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग भोजन होते हैं। तो समझ में आ गया आपके कि आप जैसे ही यूपी छोड़ कर बिहार जाएंगे या पंजाब जाएंगे या केरल जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ भोजन तो चूँकि सारे मनुष्य सब भोजन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भोजन में शामिल जो व्यंजन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। या आप गुजरात जाते हैं तो देखते हैं वहाँ और चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर जाएंगे तो कुछ और खाने को मिलता है। चीन जाएंगे तो कुछ और खाने को मिलता है। आप सही समझ रहे हैं। चीन जाएंगे तो आप देखते हैं कीड़े मकोड़े तक नहीं छोड़ते वो लोग। हालांकि हम भारत की बात करेंगे तो क्षेत्रीय व्यंजन अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार के भोजन पाया जाता है।
ये अलग अलग व्यंजन किस पे निर्भर करते हैं? जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन पाए जाते हैं वो निर्भर करते हैं नंबर 1 उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में कौन से खाद्य पदार्थ मौजूद हैं। देखिएगा, हर एक फसल हर जगह नहीं हो सकती और हर एक खाद्य पदार्थ हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़, आप किस क्षेत्र में हैं और उस क्षेत्र में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। तो उस क्षेत्र के व्यंजन निर्भर करेंगे पॉइंट 1 उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर, उस क्षेत्र की संस्कृति पर। उस क्षेत्र की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है। हो सकता है वहाँ बहुत सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हों, लेकिन वहाँ का कल्चर जिस प्रकार का होगा उस कल्चर के हिसाब से भी वहाँ भोजन इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा खाद्य पदार्थ सस्ता है या महंगा। ये भी है, मान लीजिए आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ लोग बहुत अमीर नहीं हैं, थोड़ा सा मजदूर वर्ग है, और हो सकता है उस इलाके में खान पान की बहुत अच्छी चीज़ें भी मौजूद हों, लेकिन चूंकि वो मजदूर वर्ग है उस एरिया में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खा पाएंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अनुकूल ना हो। तो किसी भी क्षेत्र में कौन कौन से व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं एक बड़े लेवल पे, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे कि उस क्षेत्र में कौन कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उस क्षेत्र की संस्कृति क्या है, और वह खाद्य पदार्थ जो उस क्षेत्र में खाया जा रहा है वो सस्ता है या महंगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो बड़े स्तर पर लोग जो होते हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो उन पदार्थों को खाते हैं जो आसानी से उनकी अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो। तो आपने देखा कि व्यंजन किस किस प्रकार से क्षेत्रीय व्यंजन उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय व्यंजनों कुछ उदाहरण आपके सामने है। जब भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ के भोजन में नारियल आपको ज़्यादा मिलेगा। जब भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे, मैं थोड़ा सा मैप आपको बना रहा हूँ यहाँ। अगर आप इस एरिया में यहाँ जाते हैं ऐसे करके, ये साउथ इंडिया में जाते हैं, यहाँ पे आपका गोवा जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, केरल जाएंगे, तमिलनाडु, तो इस एरिया में जब भी आएंगे साउथ इंडिया में, तो वहाँ के भोजन में आपको क्या मिलेगा, नारियल ज़्यादा मिलेगा। आपको नारियल की चटनी मिलेगी, हर सब्ज़ी में नारियल का ऑयल मिलेगा, बहुत सारे नारियल से बने आपको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उस एरिया में नारियल आसानी से उपलब्ध है। तो मैंने क्या बताया आपको कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर उस क्षेत्र के व्यंजन निर्भर करते हैं। तटीय क्षेत्रों में आप जब भी जाएंगे तो मछली व चावल आसानी से मिलेगी। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि आप जैसे ही समुद्र किनारे वाले राज्यों में जाते हैं, है ना, ये आपके समुद्र किनारे राज्य, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इत्यादि, है ना, केरल, कर्नाटक, इधर आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऐसे करके इन एरिया में जाएंगे जहाँ समुद्र इत्यादि है, वहाँ आपको ज़्यादा क्या मिलेगा, मछली व चावल ज़्यादा मिलेगा। उसकी वजह है कि तटीय क्षेत्रों में मछली तो मिलेगी क्योंकि समुद्र है वहाँ पे, और चावल चूँकि तटीय क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है। तटीय क्षेत्रों में जो राज्य समुद्र के किनारे हैं, वहाँ चूँकि समुद्री हवाओं से टकराकर लगभग समझ के चलिए रोज़ाना बारिश हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ चावल की खेती भी ज़्यादा होगी, और मछली चावल जब ज़्यादा होंगे तो मछली चावल ही ज़्यादा खाया जाएगा। तो तटीय राज्यों में, तटीय का मतलब है वे राज्य जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं, तटीय क्षेत्र में मछली व चावल आसानी से उपलब्ध रहेगा। असम के लोग भी मछली व चावल खूब खाते हैं, असम के लोग भी मछली व चावल खूब खाते हैं। अब देखिएगा, आप कहेंगे असम तो तट पे नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिएगा, असम के लोग भी मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह क्या है। देखिएगा, ये आप ऐसे जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये बीच का एरिया। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, उत्तर पूर्व में बीच का एरिया ये असम है आपका। असम में ध्यान रखिएगा, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, क्योंकि घाटी नुमा क्षेत्र है और बारिश ज़्यादा होती है, चावल ज़्यादा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहुत चौड़े मात्रा में, बहुत ही मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है असम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मछली भी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे। तो असम भले ही तटीय राज्य ना हो, लेकिन बारिश ज़्यादा होती है तो चावल ज़्यादा होगा, और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए असम में भी मछली चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। तो आपने देखा, तटीय क्षेत्र में मछली चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, तो असम में भी, क्योंकि असम का मैंने आपको बता दिया बारिश ज़्यादा होती है और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से मछली उत्पादन भी ज़्यादा होता है। उत्तर पूर्व के लोग बाँस की सब्ज़ी खाते हैं, ये जो इलाका है बाँस की सब्ज़ी खाते हैं। अब देखिएगा, बाँस की सब्ज़ी लेके आप ये मत सोचिए यार बाँस कैसे खाते होंगे, क्योंकि हम जो बाँस देखते हैं उसको चबाएंगे तो हमारे दांत ही बाहर आ जाएंगे। होता क्या है, बाँस के जो पौधे होते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी कोपल होती हैं ना, इस तरह की कोपल, इस शेप में कोपल होती हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसी कोपलें होती हैं, कुल्फ़ी जैसी होती हैं। इनको तोड़ लिया जाता है पेड़ से, चाकू से काट लिया जाता है। उन कोपल को क्या करते हैं, पानी में आधा घंटे या 1 घंटे उबालते हैं, जिससे उनका कड़वापन दूर हो जाता है और वो गल जाते हैं।
उनको निकालने के बाद उनको नॉर्मल मसाले में फ्राई कर लेते हैं, उन्हें हम खा लेते हैं। तो ये बांस की सब्ज़ी उत्तर पूर्व में खाई जाती है। आप गूगल पर चेक करेंगे आपको सब मिल जाएगा। लिंगहुफेन, ये सांप का मांस है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये लिंगहुफेन क्या है? सांप का मांस है। और हांगकांग के लोग चावल के साथ चाव से खाते हैं। हांगकांग के लोग क्या करते हैं? इसे चाव से खाते हैं बड़े। लिंगहुफेन एक सांप होता है और सांप का मांस जो होता है, सांप के आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे काट दिया जाता है, पूंछ काट दी जाती है। बीच के हिस्से में क्या करते हैं, मैंने डिस्कवरी पर ये वीडियो कई बार देखा है, वो लोग सांपों को पकड़ते हैं, उसके गर्दन वाला हिस्सा निकाल देते हैं, पूंछ वाला निकाल देते हैं और बीच वाले हिस्से को बहुत शार्प चाकुओं की मदद से उसकी खाल उतार देते हैं और उनके पीसेस करके वो उसे खाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कई बार सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। सांप का नाम आते ही हमारी हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती है। और चूँकि हांगकांग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, हांगकांग जो है, हांगकांग 99 साल तक अंडर में रहा था ब्रिटेन के और 97 में ब्रिटेन ने इसे आज़ाद किया। 97 में ब्रिटेन ने आज़ाद करने के बाद ये कहा चीन से, चूँकि हांगकांग पर कब्जा चीन का है, लेकिन बात ये तय हुई थी कि 50 सालों तक हांगकांग अलग रहेगा, स्वायत्त रहेगा, ऑटोनोमस रहेगा और 50 साल के बाद चीन में इसका विलय कर दिया जाएगा। हांगकांग का आप रोज़ाना सुनते हैं, प्रदर्शन वहाँ इत्यादि होते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपका करंट अफेयर का है। मैं जब करंट अफेयर शुरू करूँगा ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। सारे जो मुद्दे होते हैं आपके लेटेस्ट, जैसे चीन का मुद्दा अभी है। अब समस्या ये है कि मेरे पास गर्मी से बचने का साधन नहीं है, न मैं आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझा दूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है और 15 जून की रात क्या हुआ। एक वीडियो बनाना भारी पड़ता है इस समय। ये वीडियो भी मैं आज ही बना रहा हूँ, आज यानी कि 19 जून को बना रहा हूँ, आज ही अपलोड करूँगा। इससे पहले जो गर्मी कम हुआ करती थी तो मैं वीडियो पहले से बना लिया करता था, 1-2 दिन पहले। लेकिन इस समय इतनी समस्या है कि इतनी गर्मी है तो मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं जो स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन क्लासेस से जानते हैं कि आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाइए, क्योंकि आपसे करंट अफेयर हम पढ़ चुके हैं। समस्या यही है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा गर्मी कम हो, करंट के सारे मुद्दे आपको बहुत आसान भाषा में, इस बात को आपको वादा है, वचन देता हूं कि मैं आपको जो करंट के मुद्दे पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको सब चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएं। तो आप देखिएगा इस समय, तो हांगकांग का मैं बता रहा था, तो 97 में हांगकांग आज़ाद हो गया, ब्रिटेन ने छोड़ दिया उसको, ब्रिटेन का उपनिवेश था और ये कहा कि 50 साल तक हांगकांग अलग रहेगा और उसके बाद ये चीन में विलय हो जाएगा। लेकिन चीन, आप जानते हैं, चीन की रणनीति हमेशा से रही है कब्जा करने वाली और यही वो कोशिश भारत के साथ कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है केंद्र में सरकार को आप पसंद ना करते हो, देखिएगा आपका हक है, लोकतंत्र है, आप बिल्कुल पसंद ना करें। लेकिन हम एक भारत के निवासी होने के नाते अपनी सेना पर हमें पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि धोखे से हमारे सैनिकों को शहीद किया गया, लेकिन बदले में दुगने से ज़्यादा सैनिक चीन ने खोए हैं अपने। और याद रखिएगा, चीन कभी अपने आंकड़े नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। कोरोना के संबंध में कभी उसने कभी आज तक आंकड़े नहीं बताए। 1967 में जब नाथुला दर्रे में हमारे सैनिकों ने चीन को मारा था, 300 जवान चीन के मारे, जबकि हमारे 80 शहीद हुए थे। आज तक चीन ने वो डेटा नहीं बताया, तो भूल जाइए, चीन कभी डेटा नहीं बताएगा। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 35 जवान और उनका एक अधिकारी शहीद हुआ है और सोर्सेस कहते हैं कि 43 के आसपास उनके शहीद हैं। और चीन की जो बौखलाहट है वो साफ बताती है, और चीन ये तक कह रहा है कि भारत ने हमारे यहाँ घुस के मारा। तो चीन का काफ़ी डैमेज हुआ है और नो डाउट हमारे सैनिक आसानी से किसी को छोड़ते नहीं। आप खुद देखते हैं कि आप जब भी आप किसी आपके आसपास कोई फौजी होता है, अब जो छुट्टी से आता है, तो आप उसकी फ़िटनेस खुद देखते हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर सैनिक कोई है तो भारत का है। दुर्गम इलाकों में लड़ने का जो एक एक्सपीरियंस है वो भारत की सेना का है। चूँकि पाकिस्तान से हमारा अघोषित युद्ध चलता रहता है हमेशा, इसीलिए हमारा सैनिक हमेशा एक तरह से प्रैक्टिस में रहता है, लाइव प्रैक्टिस में रहता है। जबकि चाइना ने आखिरी युद्ध 1989 में ताइवान के खिलाफ लड़ा था और हारा था बुरी तरह से। इसलिए निश्चिंत रहें, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है इनका जवाब देने में। और LAC पे तो लड़ाई होगी। LAC पे मैं अभी कल परसों एक न्यूज़ चैनल को देख रहा था, कई सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का ये बयान था कि जो 3488 किलोमीटर की LAC चीन के साथ हमारी लगी हुई है, उसमें 80% जगह ऐसी हैं जहां हम चीन पे भारी हैं और 20% पे हम कमज़ोर नहीं हैं। मामला टक्कर का है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन का सारा व्यापार हिंद महासागर से होता है और हिंद महासागर में भारतीय सेना का कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ खुल के है, तो चीन की हिम्मत नहीं है
और जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे विशेषज्ञ अपनी राय रखते हैं, उनका यही कहना है कि चीन के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि चीन को मारने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे, क्योंकि चीन ने एक तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, और चीन की जो विस्तारवादी नीति है तो उससे सारे देश परेशान हैं, चाहे मंगोलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, मतलब कोई भी चीन से खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर ही दिया है, इसके अलावा तिब्बत परेशान है। तो इस तरह से आप देखेगा बहुत सही मौका है इस समय चीन को ये बताने का कि 1962 का भारत नहीं है, और 1962 में भी हम कमज़ोर नहीं थी। चीन ने धोखे से हमला किया और उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी थी, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें का भी डिस्कस करेंगे इसको। तो आप ध्यान रखिएगा, निश्चिंत रहिएगा, भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारतीय सेना के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे कई मित्र, मेरे कई छात्र भारतीय सेना में हैं, और भारतीय सेना दुनिया में सबसे प्रोफेशनल सेना है। ऐसा नहीं है कि लाठी डंडे पत्थर से हमला करे, और देखते हैं आगे क्या होता है। शांति बहाली हो सबसे अच्छी बात है, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो आपने हांगकांग का देखा, तो हांगकांग के लोग चाव से खाते हैं। कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन की अगर बात होती है तो गोवा में मछली काय के तेल में, नारियल के तेल में खाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है, तो गोवा में। गुजरात की बात करें तो ढोकला, अब तो हम लोग यूपी में काफ़ी ढोकला खाते हैं। खांडवी और लेमन राइस, ये तीनों चीज़ें खासकर गुजरात की हैं। ढोकला और खांडवी दोनों बेसन से बने पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, और लेमन राइस आप जानते हैं राइस हैं ये। जम्मू एंड कश्मीर में लवक मांस, भेड़ का मांस खाया जाता है ना। भेड़ का मांस इसलिए खाया जाता है, भेड़ गर्म रखती है, भेड़ का मांस थोड़ा सा गर्म होता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। कलाड़ी पनीर खाया जाता है ना, पनीर उसका वहाँ एक लोकल भाषा में कलाड़ी पनीर नाम है। राजमा खाया जाता है, और कहवा पेय पदार्थ है। आपने देखा होगा, आप किसी मूवी में जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो वहाँ वो लोग कुछ ना कुछ दोनों हाथ से पकड़ के पी रहे होते हैं, वो कहवा होता है, एक पेय पदार्थ होता है चाय जैसा, शरीर को गर्म रखने का काम आता है, चूँकि जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है। तो ये जम्मू कश्मीर के हो गए। महाराष्ट्र में शाक पूरी, शाक मतलब सब्जी, सब्जी पूरी, बड़ा पाव और पाव भाजी। बड़ा पाव आप जानते हैं, एक पाव जैसा होता है, उसमें अंदर आलू टिक्की वगैरह होती है, उसे बड़ा पाव कहते हैं। बर्गर जैसा होता है कुछ कुछ, और पाव नहीं, वो बेसन में लपेट के बनाते हैं उसको, आलू की टिक्की को बेसन में लपेट के बनाते हैं। और पाव भाजी आप सभी जानते हैं। पंजाब सरसों का साग और मक्के की रोटी सबको पता है, सबको पसंद है। आजकल यूपी की शादियों में पंजाबी ढाबा अलग से आप देखते हैं, अलग से स्टॉल होता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। केरल में एवियल मिश्रित सब्जी, मिक्स वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, लगभग वैसी ही होती है। और मैंने गूगल पे कई बार चेक किया है, जो केरल की एवियल है उसमें सब्जियों के टुकड़े थोड़े से बड़े होते हैं। हमारे यहाँ सब्जियों के टुकड़े छोटे होते हैं, और केरल में जो अवियल बनाते हैं उसमें ना छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सब्जियों के। टैपियोका, केरल में टैपियो खाया जाता है। टैपियोका आपने देखा होगा, साबूदाना जो आप खाते हो टैपियोका से बनता है, तो वहाँ टैपियोका की सब्जी खाई जाती है। तो आपने देखा क्षेत्रीय व्यंजन देखे। भोजन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फूड। भोजन का संरक्षण से मतलब क्या है कि आपके पास कोई खाद्य पदार्थ है और वो जल्दी ख़राब ना हो, तो आप उसे क्या करेंगे, किस तरह से आप उसको रखेंगे जिससे कि लंबे समय तक चल सके। जैसे मान लीजिए आलू है, और आलू ख़राब हो जाएगा, दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, और आप चाहते हैं आलू लंबे समय तक रहे, तो आप आलू के चिप्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ घरों में आलू की बरियाँ बनाई जाती हैं, कि आलू को बॉईल कर लेते हैं, उसको मैश कर लेते हैं, और उसमें नमक मिर्च मिलाने के बाद उसकी छोटी छोटी जो बड़ियाँ होती हैं वो तोड़ लेते हैं, उन्हें सुखा लेते हैं। सूखने के बाद उन्हें रख लेते हैं डब्बे में भर के, और जब लगता है कि मौसम ऐसा है जब सब्ज़ी की उपलब्धता नहीं है तो उसको वो यूज़ कर लेते हैं। हालांकि अब ये सब नहीं होता, क्योंकि अब चूँकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह की चेन इतनी ज़्यादा है तो वर्ष भर आलू उपलब्ध रहता है। लेकिन किसी ज़माने में जब गाँव इत्यादि में ऐसा होता था कि कोई भी सब्जी इत्यादि हर मौसम में नहीं मिलती थी, तो लोग इस तरह से आलू इत्यादि को सेव कर लिया करते थे, ऐसे रूप में कि जब बारिश इत्यादि का मौसम हो तो उनसे सब्जी इत्यादि बनाई जा सके। तो इसको हम भोजन का संरक्षण कहते हैं। तो देखिएगा, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह से संरक्षित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए कि वो जल्दी से ख़राब ना हो, तो उन्हें कई अलग तरह से संरक्षित किया जाता है। फल और सब्जियों को हम काय में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर रखते हैं। फ्रिज में रखने के पीछे वजह क्या है, देखिएगा कोई भी खाद्य फल या सब्जी है वो क्यों ख़राब होगी, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ख़राब होगी। बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा, उसे ख़राब कर देगा।
लेकिन अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया है तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, फ्रिज में तापमान डाउन होता है और निम्न तापमान पर बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और जब लो टेम्परेचर रहेगा तो वो फल और सब्जी आसानी से ख़राब नहीं होगी। तो फल सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं जिससे कम तापमान पर सूक्ष्म जीव जो हो वो क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाएं। आलू प्याज और लहसुन सब घरों में आप देखते हैं, आलू प्याज लहसुन को हम क्या करते हैं कि उनको हम अलग अलग बास्केट में रखते हैं, नमी ना लगे, क्योंकि नमी लग जाएगी तो तीनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, आलू प्याज लहसुन लंबे समय तक चलें, इनको नमी से बचाकर खुले में रखते हैं जिससे ये लंबे समय तक चलें। पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक है, साग है, धनिया है, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है और पत्तेदार सब्जियां आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इन्हें आप गीले कपड़े में लपेट कर रखें और समय समय पर इन पर पानी डालते रहें ताकि इनकी नमी ख़त्म ना हो और ये लंबे समय तक चल सकें। तो ये पत्तेदार सब्जियों को संरक्षित करने का एक उपाय है। आम को लंबे समय तक रखना है, आंवले को, लहसुन को, मिर्च को तो क्या कर सकते हैं, इनका अचार डाल सकते हैं। आम, आंवला, लहसुन और मिर्च का आप अचार डाल लें तो लंबे समय तक ये आपके चलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे सेब, आंवले का मुरब्बा आपने देखा होगा, कुछ खाद्य पदार्थों को मुरब्बे के रूप में भी संरक्षित कर लिया जाता है। सेब और आंवले का मुरब्बा हम सब लोग खाते हैं, खासकर आंवले का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी होता है तो फैट लॉस करने में मदद करता है। बहुत सारे पदार्थों को चटनी बनाकर भी संरक्षित किया जाता है, जैसे आम, मिर्च, धनिया, पुदीना आदि। मान लीजिए आपके पास धनिया है और आपको ख़राब होने का डर है तो आप उसकी चटनी बना कर रख लीजिए तो लंबे समय तक वो चल जाएगा। कुछ चीज़ों को सुखाकर भी है ना संरक्षित किया जाता है, जैसे मेथी को, आलू चिप्स इत्यादि को। आलू को आप चिप्स बना के सुखा लो, लंबे समय तक रहेंगे। और मेथी इत्यादि आप देखते हैं, मेथी को सुखा के रखते हैं तो आपकी किचन में मेथी पाई जाती है। कुछ पदार्थों को भूनकर संरक्षित किया जाता है, चने और मूंगफली को आप भून कर रख लीजिए तो लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि भून लेंगे तो इनके अंदर की नमी निकल जाएगी और नमी निकल जाएगी तो इनके अंदर बैक्टीरिया के पनपने के चांस कम हो जाएंगे और ये लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। जैम और सॉस के रूप में बहुत से पदार्थों का आप क्या करते हैं, जैम बना लेते हैं और सॉस बना लेते हैं। टोमेटो सॉस वगैरह आपने देखा ही है, तो ये आप देखते हैं टोमेटो सॉस या और किसी की भी आप सॉस, चिली सॉस वगैरह, और जैम और सॉस के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। दूध को उबालकर, आप दूध लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसको उबाल लेते हैं, क्योंकि आप उबालेंगे नहीं तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह है कि दूध में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया उसको ख़राब कर देंगे। अगर आपने दूध को बॉयल कर लिया है तो बॉयल करने से बेनिफिट क्या होगा आपका कि दूध में बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, दूध लंबे समय तक आपका चल जाएगा। और दूध को सुरक्षित रखने की एक तरकीब और है जिसे कहते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। जैसे आप थैली वाला दूध लेके आते हैं अमूल इत्यादि का, तो वो जो दूध होता है वो पाश्चुरीकृत होता है। पाश्चुरीकृत क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, ये मैं आपको जोग्राफी में बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ाऊँगा इसके बारे में, यहाँ जितना आवश्यकता है उतना पढ़ा रहा हूँ। एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, आपने नाम सुना होगा। तो लुई पाश्चर ने देखा कि बैक्टीरिया की वजह दूध ख़राब होता है, तो उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे कि दूध लंबे समय तक आपका रखा रहे। आपने देखा होगा थैली में दूध आपका होता है 3 दिन चल जाता है बड़े आराम से। आप अमूल की थैली लाइएगा तो उस पर डेट लिखी होती है कि इस डेट को पैक किया गया है और 3 दिनों तक ये सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उस दूध को क्या किया गया है, उस दूध का पाश्चुरीकरण किया गया है। पाश्चुरीकरण 2 तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, या तो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा समय तक आप उबाल लो या हाई टेम्परेचर पर कम समय तक उबाल लो। पाश्चुरीकरण करने का जो तरकीब है, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिससे दूध के बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक सही रहता है। तो पाश्चुरीकरण 2 तरह से होता है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टाइम। या तो आप 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड है या कहीं 63 डिग्री सेंटीमीटर लिखा होता है कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसे दूध को 30 मिनट तक उबाल लें, या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे आप 30 सेकंड तक, ध्यान है 30 सेकंड है ना, 15 से लेकर 30 सेकंड तक मैक्सिमम होता है। तो आप दूध का जब पाश्चुरीकरण कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास डेयरी जो होते हैं, गांव में किसान अपना दूध जो बचता है उनको गांव में सप्लाई करने के बाद या घर में परिवार में यूज़ करने के बाद उस दूध को वो डेयरी पे देने जाते हैं। तो डेयरी पर क्या करते हैं, उस दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है या तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 63 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बराबर में ही है बिल्कुल आंकड़ा, पे 30 मिनट तक उबाल लो, या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर सकें, उसको 30 सेकंड तक उबाल लो और दूध को ठंडा कर लो और पैक कर दो। तो यह दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है, दूध लंबे समय तक बचा रहता है। इसकी खोज किसने करी, इस प्रक्रिया की लुई पाश्चर ने, और इससे दूध के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, दूध सुरक्षित रहता है। तो आपने देखा संतुलित आहार क्या होता है, क्षेत्रीय व्यंजन,
किस किस क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्रीय व्यंजन होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपने देखा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं और खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत सारी बीमारियों रोगों की बात करेंगे और विटामिन की बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो आप इसे शेयर कर दें। थैंक यू।